Good morning, students. Today we are going to revise our remaining part of lesson number 4 of geography part, that is agriculture. In the previous part of this chapter, we have discussed about the factors that affect the agriculture or the major food crops. Today we are going to discuss मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी अनाज के अलावा दूसरी जो खाद्य फसलें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपका शुगर केन, ऑयल सीड्स जिनसे तेल निकलता है, टी कॉफ़ी, ये आपकी बीवरेज क्रॉप्स हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें आपको आपका ग्रोविंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है। और इसके बाद में नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जैसे रबर है जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा फाइबर क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी जूट और कॉटन है, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल एक तरह से पैदा करती हैं। इसके अलावा एक आपका जो मूवमेंट है वो है भूदान ग्रामदान, यानी भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट था वो क्या था, उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, क्या क्या उसके प्रोविज़न्स थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में शुगर केन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप, कि ये ट्रॉपिकल एरिया यानी नियर टू इक्वेटर के साथ साथ जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उनमें भी बोई जाती है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस to 27 degree Celsius and annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter। ये कहता है कि ये आपकी जो शुगर केन है ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट एरियाज़ में बोई जाती है और इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होती है। और एनुअल जो रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कहता है इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ द लो रेनफॉल, और जहाँ कम बारिश होती है यदि उन क्षेत्रों में गन्ना या शुगर केन बोया जाता है तो उसके लिए कहता है इरिगेशन यानी सिंचाई की ज़रूरत होती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सोइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। कहता है कि इसको कई तरह की जो आपकी सोइल्स हैं, मिट्टियां हैं, उन पर बोया जा सकता है। और उसके साथ साथ कहता है मानवीय श्रम की, मैनुअल लेबर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग, बोने से लेके काटे जाने तक। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, की ब्राज़ील के बाद में भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जगरी, खांडसरी एंड मोलासेस। ये कहता है कि आपका चीनी है, गुड़ है, खांडसरी है या मोलासेस बूरा है, ये सब कहता है किससे बनाई जाती हैं। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब एंड हरियाणा। ये सारे आपके मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स में हम पढ़ते हैं कि इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। कि 2014 के डाटा हम देखें तो कहता है कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका ग्राउंडनट यानी मूंगफली का, आफ्टर चाइना, चाइना के बाद में, यानी टॉप पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पोजीशन पे हमारा नाम आता है। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2014। और
इस तरह से रेपसीड प्रोडक्शन यानी पके हुए बीजों के उत्पादन में भारत है वो कनाडा और चाइना के बाद में इसकी थर्ड पोजीशन है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। कई तरह के जो ऑयल सीड हैं वो कहता है कि बोए जाते हैं हमारे देश की लगभग 12% जो टोटल क्रॉप एरिया है उसमें। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मुख्य फसलें कहता है जो इंडिया में बोई जाती हैं वो आपकी है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली, मस्टर्ड का मतलब सरसों, आपका कोकोनट और सीसम यानी तिल, इसके अलावा सोयाबीन है, कैस्टर है और इसके अलावा कॉटन सीड्स हैं, लिनसीड, लिनसीड भी सरसों की मस्टर्ड की एक वैरायटी होती है तरह, एंड सनफ्लावर और आपका सनफ्लावर, ये सारी आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। कहता है मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, इसमें से अधिकतर को खाया जाता है, एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, और कहता है कि कुकिंग प्रोसेस में इनको यूज़ किया जाता है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। कहता है ऑइंटमेंट्स आपकी होती हैं जो ये घाव वगैरह पर लगाने की जो मल्लम वगैरह होती हैं, इसमें से अधिकतर को खाया जाता है, यद्यपि कुछ कहता है कि एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ की जाती हैं साबुन बनाने में। कॉस्मेटिक्स आपकी ये चेहरे पर लगाने की क्रीम्स वगैरह होती हैं, और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं ये घाव वगैरह पर लगाने की जो ट्यूब्स होती हैं, मल्लम जिनको बोलते हैं, वो होती हैं। कहता है ग्राउंडनट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कि ग्राउंडनट है वो एक आपकी खरीफ क्रॉप है और लगभग कहता है दूसरी ऑयल सीड क्रॉप्स का हाफ प्रोडक्शन इसका ही होता है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16। 2015-16 में गुजरात है वो सबसे बड़ा, हम यूँ कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है ग्राउंडनट का मूंगफली में। इसके साथ साथ राजस्थान और तमिलनाडु भी रहे हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2015-16 में। इसके बाद आता है कि लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। लिनसीड मतलब आपका तिल है और जो मस्टर्ड सरसों है ये आपकी रबी क्रॉप्स हैं। इसके बाद आता है सीसम इज़ ए क्रॉप्स ग्रोन इन द नॉर्थ एंड द रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। सीसम है ये खरीफ क्रॉप है आपकी जो नॉर्थ में बोई जाती है, और इसके अलावा रबी क्रॉप है ये साउथ इंडिया में बोई जाती है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप, और जो कैस्टर सीड है वो एज ए रबी और खरीफ क्रॉप बोया जाता है। इसके बाद में फिर आपका कहता है टी की बात आती है। टी और कॉफ़ी हैं ये आपकी बीवरेज क्रॉप्स हैं। बीवरेज का मतलब ये पीने के काम आती हैं। कहता है टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। की टी कल्टीवेशन है वो आपका एक बागानों की खेती, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक उदाहरण है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश। और कहता है अंग्रेज़ों के द्वारा पहल करके इंडिया में इसको एज ए बीवरेज क्रॉप स्टार्ट किया गया था, पेय फसल के रूप में यूज़ किया गया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। आजकल कहता है अधिकतर चाय के बागान हैं उनके मालिक इंडियन हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट endowed with deep and fertile well drained soil rich in humus and organic matter। आपका जो चाय का पेड़ है वो कहता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से उगता है, और उसमें कहता है कि डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल यानी अच्छी तरह से पानी को सोखने वाली जो सोइल है, मिट्टी है, उसमें ये बोया जाता है। जो कि कहता है कि रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस और आपका ऑर्गेनिक मैटर में कहता है कि इस तरह की जो सोइल है उसको रिच होना चाहिए।
अब टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। और जो चाय की झाड़ियाँ होती हैं, चाय के पेड़ होते हैं, उनको वार्म यानी गर्म और मॉइस्ट यानी एक तरह से फुल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और फ्रॉस्ट फ्री जहाँ कोहरा ना पड़े इस तरह का क्लाइमेट चाहिए साल भर। फ्रीक्वेंटली शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। और साल भर कहता है कि जहाँ बौछारें पड़ती रहें उससे जो चाय की पत्तियां हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय है वो कहता है कि अपने आप में एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अबुंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसमें कहता है पर्याप्त और एक तरह से यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इसके अलावा आपकी सस्ती और स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी है इसको कहता है कि प्रोसीड किया जाता है टी गार्डन्स में इसकी जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, उसको रिस्टोर करने के लिए। और मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपका आसाम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग्स हैं और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स की। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा हैं। और ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री, ये भी कहता है कि हमारे देश के चाय बोने वाले राज्य हैं। In 2014, India was the second largest producer of tea after China. 2014 में कहता है कि भारत है वो दूसरा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना के बाद में। नेक्स्ट वन आपका आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में कहता है इन 2014 में इंडिया प्रोड्यूस्ड 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया ने कहता है कि पूरी दुनिया का 3.5% है वो वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन किया है, यानी कॉफ़ी का उत्पादन किया है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की कॉफ़ी कहता है दुनिया भर में इसकी अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम द येमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कहता है कि अरेबिका जो वैरायटी है जो आंशिक रूप से येमेन से लाई गई थी, येमन से, ये भारत में पैदा की जाती है। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुनिया भर में कहता है कि इस किस्म की बहुत भारी मांग है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड द इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसकी कहता है कि इसकी खेती की शुरुआत है वो आंशिक रूप से बाबा ये गुडन हिल्स में की गई थी और यहाँ तक कि आज भी इसकी जो खेती है वो आपकी नीलगिरी जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है, जैसे कर्नाटका में, केरला और तमिलनाडु में, यहाँ पर कहता है कि इसकी खेती की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोविंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल और सब्जियां उगाना। कहता है इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2014 में इंडिया है वो आपका दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंट्री था चाइना के बाद में। कहता है इंडिया इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। इंडिया में कहता है कि आपके ट्रॉपिकल और उसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स हैं वो भी पैदा होते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र के आम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इन सब जगह के मैंगो फेमस हैं। ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय। कहता है आपकी जो संतरा है नागपुर और चेरापूंजी मेघालय की। इसके अलावा बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और जो केले हैं केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश। लीची और गुआवा है यानी लीची और अमरूद है वो उत्तर प्रदेश के।
और बिहार के। इसके अलावा पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय और मेघालय के पाइनएप्पल यानी अनानास। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंगूर। तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के इसके अलावा एप्पल्स, पीयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन द ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड ओवर। कहते हैं पूरी दुनिया भर में इन सब फलों की भारी मांग है, जिसमें आपका एप्पल्स है, पीयर्स, खुबानी, एप्रिकॉट्स, अखरोट होते हैं, वालनट्स भी एक किसी की वैरायटी है जम्मू और कश्मीर में और हिमाचल में जो पैदा होते हैं। दुनिया भर में कहता है इन फलों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। कहता है दुनिया भर की लगभग 13% जो सब्जियां हैं वो भारत में पैदा होती हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, ये कहता है कि एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, महत्वपूर्ण उत्पादक है। उसमें आपका क्या क्या यहाँ बोया जाता है। पी यानी मटर, कॉलीफ्लावर आपकी जो फूल गोभी है, ओनियन प्याज, कबेज बंद गोभी, टमाटो, ब्रिंजल बैंगन एंड पोटैटो आलू, ये सारी सब्जियां हैं, ये बड़ी तादाद में भारत में बोई जाती हैं। नेक्स्ट फिर आपका आता है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी ऐसी फसलें जिनको खाया नहीं जा सकता। इसमें सबसे पहले आपका आता है रबर, कि रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, कि रबर है ये आपका एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी इक्वेटर नियर टू इक्वेटर एरियाज में बोई जाती है। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन कहता है कुछ विशेष दशाओं में इसको कहता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में बोया जाता है। इट रिक्वायर्स मोइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कहता है कि मोयस्ट यानी एक आर्द्र और नम और ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और रेनफॉल कहता है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और टेम्परेचर कहता है अबव 25 डिग्री सेल्सियस। और ये सारी जो कंडीशंस हैं, इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो आपके नियर टू इक्वेटर पाई जाती हैं। कहता है रबर इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, कि ये आपका एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, मुख्य रूप से ये बोया जाता है आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, और मेघालय की गारो हिल्स में। 2012-13 इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। कहते हैं दुनिया भर में जो नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स हैं 2012-13 में इंडिया की इसमें 4th रैंक थी, यानी भारत है वो 4थे स्थान पे था। अब इसके बाद में दे रखा है फाइबर क्रॉप्स आपकी। इसमें फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क हैं। ये आपकी आती हैं 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में बोई जाती हैं। फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सोइल, यानी कॉटन, जूट और हेम्प हैं। ये कहता है कि मिट्टी में बोई जाती हैं। द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्कवॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। और कहता है कि जो चौथी फसल है आपकी, जिसको फाइबर क्रॉप का नाम दिया गया है सिल्क, वो कहता है कि कोकोन्स ऑफ सिल्कवॉर्म्स से प्राप्त की जाती है, जो कि स्पेशली जो मलबरी का ट्री है, शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं आपके सिल्क कोकोन, सिल्कवॉर्म्स, उनसे प्राप्त की जाती है। कहता है रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। और कहता है कि रेशम कीट का पालन करना प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के उत्पादन के लिए, उसको जाना जाता है सेरीकल्चर के नाम से। जैसे मछली पालन को पिशी कल्चर, और ये आपका फल सब्जी उगाने को हॉर्टिकल्चर, इसी तरह से सेरीकल्चर है ये आपका रेशम कीट पालन होता है। इसके बाद बात आती है कॉटन की, कि इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि भारत है वास्तव में ही कॉटन पैदा करने वाला देश है, यानी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। जो कॉटन का पौधा है उसकी शुरुआत यहाँ से ही हुई है।
कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। इन 2014 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2014 में इंडिया है वो दूसरा सबसे बड़ा देश था कॉटन प्रोड्यूस करने वाला, कॉटन उत्पादन करने वाला चाइना के बाद में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। और विशेषकर डेक्कन प्लेट्यू दक्षिण पठार के एरिया में आपकी जो ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल हैं, यानी सूखे क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे ये बोई जाती है। कहता है कि इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लाइट रेनफॉल, कम बारिश की, और इरिगेशन या फिर सिंचाई की। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, 210 कहता है कोहरे रहित दिनों की। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और कहता है कि चमकीली धूप की इसको ज़रूरत पड़ती है इसकी बढ़ोतरी के लिए। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। और कहता है ये एक खरीफ क्रॉप है और 6 से 8 महीने का टाइम इसको लगता है मैच्योर होने में। मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इसके बाद फिर आपकी आती है जूट। जूट में कहता है कि जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट है, इसको एक गोल्डन फाइबर यानी स्वर्ण रेशे के नाम से जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सोइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। कहता है कि गोल्डन फाइबर आपका जूट है, ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल में बोया जाता है। इन फ्लड प्लेन एरियाज, ऐसे फ्लड प्लेन एरियाज में वेयर सोइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ मिट्टी हर साल रिन्यू होती है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, इसकी बढ़ोतरी के समय कहता है हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा कहता है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। आपका कहता है कि जो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय है, ये मुख्य जूट उत्पादक राज्य हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग गनी बैग्स, और इसका प्रयोग गनी बैग बनाने में, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसकी ज़्यादा कीमत के कारण इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नाइलॉन। इसकी ज़्यादा कॉस्ट होने की यानी कीमत ज़्यादा होने की वजह से अब इसकी बजाय लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पैकिंग मटेरियल्स के लिए, पर्टिकुलरली द नाइलॉन, विशेषकर नाइलॉन है उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब आगे बात आती है टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। तकनीकी और औद्योगिक सुधार क्या कुछ किए गए हैं, यानी एग्रीकल्चर को सेक्टर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे यहाँ लॉन्च किए गए हैं। कहता है कि इट वाज मैंशनड इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि पहले के पेजेस में हमने ये पढ़ लिया है कि भारत में खेती है वो हज़ारों सालों से की जाती है। सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पिटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल सेंस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और कहता है बिना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। कहता है आज भी सिंचाई के संसाधनों का अभाव होने की वजह से हमारे देश के बड़े भाग में जो किसान हैं वो मॉनसून पर और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल पर डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर, अपनी खेती करने के लिए। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। दिस पोजेसेस ए सीरियस चैलेंज, दिस पोजेस ए सीरियस चैलेंज, ये कहता है कि हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है।
कहता है एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर है जो अपनी पॉपुलेशन की, जो कहता है कि अपने देश की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को एक तरह से जो लिवलीहुड आजीविका प्रोवाइड करती है। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसको कहता है कुछ गंभीर टेक्निकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 10 इस तरह से कल्टीवेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जो कल्टीवेशन है उसमें जो आपके खेत हैं वो छोटे पड़ गए हैं, एक तरह से कंसोलिडेट हो गए हैं। कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑन ज़मींदारी एक्सेट्रा। खेती को कहता है कलेक्टिवेशन यानी, और कंसोलिडेशन का मतलब होता है ऑफ होल्डिंग्स यानी खेतों पर जोर देना, उनको इकट्ठा करना। और इसके अलावा कोऑपरेशन और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी एक्सेट्रा की ज़रूरत है। वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस तरह के प्रयास कहता है हमारे देश में किए गए हैं आज़ादी के बाद में। कहता है लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारा पहला जो 5 ईयर प्लान है उसका जो मेन फोकस है वो लैंड रिफॉर्म पे ही था, भूमि सुधारों पे ही था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स। कहता है कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी एक तरह से अपने बुजुर्गों की जो संपत्ति को लेना है, ऑलरेडी इसने कहता है कि फ्रेगमेंटेशन को बढ़ावा दिया है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, ज़मीन के जो टुकड़े हैं उनको बिखराव को बढ़ावा दिया है। नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कहता है इस तरह से होल्डिंग्स को इकट्ठा करना ज़रूरी है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और ल्यूकवॉर्म। कहता है कि जो लॉज ऑफ लैंड हैं या फिर लैंड रिफॉर्म्स हैं वर इनेक्टेड, वो लागू किए गए, बट द इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उनको लागू जो करने का तरीका था वो कहता है कमज़ोर रहा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s एंड 1970s। कहता है भारत सरकार ने कहता है बांध वगैरह बनाए हैं जो खेती संबंधी सुधारों के लिए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, और इंडियन एग्रीकल्चर है इसको इम्प्रूव करने के लिए 1960 और 1970 में। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और भारतीय खेती को बढ़ावा देने के लिए जैसे आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी, जो पैकेज टेक्नोलॉजी के यूज़ पे बेस्ड थी। इसके अलावा वाइट रेवोल्यूशन है, आपका ऑपरेशन फ्लड है। ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं, ऐसे कुछ रणनीतियां हैं जो अपनाई गई हैं इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय खेती को बढ़ावा देने के लिए। बट लेकिन दिस टुक लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो कुछ सीमित क्षेत्रों तक रहा है। देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s, इस तरह से कहता है 1980 और 1990 में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। एक कहता है कि कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव यानी सतत कंटिन्यू चलने वाला एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी पहल की गई है। विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसमें कहता है कि दोनों ही इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत एंड टेक्निकल और तकनीकी सुधार हैं उनकी बात कही गई है। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज़, establishment of Gramin banks, cooperative societies and bank for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction। इसमें कहता है कि आपका क्रॉप इंश्योरेंस है अगेंस्ट ड्रॉट, सूखा पड़ जाए उसके खिलाफ, फ्लड या साइक्लोन, फायर या आग लग जाए, एंड डिजीज़ या बीमारी से वो नष्ट हो जाएं, इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसी स्टार्ट की गई है।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण बैंक हैं उनकी स्थापना की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो एस्टेब्लिश की गई हैं। इसके अलावा आपके जो बैंक्स हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ये फार्मर्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक तरह से जो लोन है वो प्रोवाइड कर सकें। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड KCC और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ दूसरी स्कीम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, किसानों के फ़ायदे के लिए। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। इसके अलावा कहता है स्पेशल वेदर बुलेटिन्स यानी मौसम संबंधित जो बुलेटिन समाचार हैं और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि DD किसान नाम से है या रेडियो पे भी फार्मर्स के लिए कई सारे चैनल्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप एक्सपर्ट्स, वो एडवाइस देते हैं। इसके अलावा कहता है द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमारी जो भारत सरकार है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करती है। और इसके अलावा रूमिनेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय द स्पेकुलेटर्स एंड द मिडिलमैन्स। कहता है मध्यस्थों के द्वारा किसानों का शोषण रोकने के लिए। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।